स्वागत है आपका साथियों अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज की एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है विशेषण। और वाकई में विशेषण का पहला वीडियो आपके सामने आ चुका है, और ये जो है ये विशेषण पार्ट 2 है। विशेषण पार्ट 2 जो पहला वीडियो हमने देखा है विशेषण का, वाकई में हमने उसमें केवल विशेषण का बेसिक पॉइंट आपको दिया है। बहुत ही सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, ये मान के चलें बहुत ही अच्छे ढंग का एक सरल कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, तो हम तैयार हो जाएं अपनी अग्रिम लड़ाई के लिए। हम तैयार हो जाएं, अपने आप को मेंटेन कर लें, ये काम हमारा होना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप ठीक इसी तरीके से एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर स्टूडेंट की भांति पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब मान के चलें हम, और शुरुआत करते हैं जहाँ से पहले वीडियो का अंत किया है। वहाँ हमने लिखा हुआ था उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर क्या है, ये बात जान लीजिए। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर क्या है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जरूरी ये होता है कि हम चीज़ों को जानें। उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी यह बात है कि हमसे जब एग्जामिनर प्रश्न कर रहे हों तो हम उनका जवाब कैसे दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी अलग बात है और उसका प्रदर्शन अलग बात है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका वही आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। समझना जरा, हमने कहा था विधेय विशेषण वह होगा जहाँ स्वभाव की बात होगी। विधेय विशेषण वहाँ होता है जहाँ नए की बात होती है, जहाँ पुराने की बात होती है। गाड़ी नई है, साइकिल पुरानी है, आप शर्मीले हैं, ये आपका स्वभाव है। आप उदार हैं, ये आपका स्वभाव है। आप हंसमुख हैं, ये आपका स्वभाव है। तो जो स्वभाव वाली बात होगी वो विधेय विशेषण में चला जाएगा। लेकिन कंडीशन देखिए क्या क्या है। अभी हम लोग अगर उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बीच में अंतर जाने तो हमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है। दोनों प्रश्नों को बहुत बारीक ढंग से समझने का प्रयास करें। कब उत्तर दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, इस बात को समझ लें। उद्देश्य विशेषण का बस इतना मतलब है, सीधी सीधी बात समझ लें, संज्ञा के पहले विशेषण हो। संज्ञा या सर्वनाम, इन्हीं की तो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होगा। इस परिभाषा में अब आप कुछ रखा नहीं है, क्योंकि इस बात को आप जान चुके हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के यदि पहले विशेषण है, क्लियर है बात ना। संज्ञा सर्वनाम के यदि पहले विशेषण है तो हम उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे। और इसी संज्ञा सर्वनाम के यदि बाद विशेषण है, संज्ञा आबलिक सर्वनाम के यदि बाद में विशेषण है तो हम उसे विधेय विशेषण कहेंगे। उदाहरण लीजिएगा, जैसे लिखा गया बहुत पानी, ये चीज। जैसे लिखा जाए ज्यादा खाना, ये लिखा जाए सुंदर लड़की, ये लिखा जाए। तमाम ऐसे उदाहरण आप परिकल्पनाओं के साथ अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं। विशेषण कहाँ है, हर जगह आगे है, और विशेष कहाँ है, हर जगह पीछे है, जिसे हम संज्ञा या सर्वनाम बोल रहे हैं। क्लियर है बात ना। और ये अगर आगे हैं तो अब इन्हें हम क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण। आगे समझें, जैसे लिखा जाए लड़का चतुर है, लड़का चतुर है, मोर सुंदर है। अब यहाँ विशेषण कहाँ है, बाद में, अतः हम इसे क्या कह देंगे, विधेय विशेषण। बात क्लियर है ना, बात समझना। विशेषण आगे तो उद्देश्य, विशेषण पीछे तो विधेय। कसम नहीं खा रहा हूँ, इस बात को समझना। और जब मैं ऐसा बोलूँ तो पक्की बात है कुछ और छुपा है, और जो छुपा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें, ये तो उद्देश्य और विधेय विशेषण जब आपके विकल्प की गरिमा बढ़ा रहे होंगे, जब ये आपके विकल्प में आकर के आपके सामने अपना रौब दिखा रहे होंगे, तब इनको इस तरीके से ठंडा कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जान चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। आप एक होनहार स्टूडेंट हैं, मैं मान के चलूँ, और ये आप जान भी चुके हैं। लेकिन जब ऐसा आ जाए और विकल्प कुछ इस तरीके से हो, वहाँ लिखा हो विशेष विशेषण,
वो पुराना वाला, यानी इसके पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा है कुछ इस तरीके का वैकल्पिक व्यवस्था था, और लिखा हो विशेषण विशेष्य, और लिखा हो पराविशेषण, और लिखा हो विधेय विशेषण। अब समस्या है, अब बताना जरा, अगर हम इसे विधेय विशेषण ही मान लें तो फिर इस पहले विकल्प का कोई लेना देना रह जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब जब ये वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने आएगी तब आपको अपना अलग तरीका अपनाना है। ध्यान देना, जब विशेष विशेषण लिखा हो, विशेषण विशेष लिखा हो, पराविशेषण विधेय विशेषण, इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने हो, तब वहाँ इस प्रक्रिया को अपनाइएगा कि स्वभाव हो, नया हो, पुराना हो, इन सब चीज़ों की बात की गई हो तो हम उन्हें विधेय विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि है कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हिंदी हंस हंस के सीखना हम लोगों को, हिंदी बिल्कुल सहज तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ, डराना बिल्कुल नहीं हमें आपको है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कठिन तो नहीं था, केवल इतना ध्यान देना है कि इसके प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो तरीका ये है कि उद्देश्य लिखा होगा उद्देश्य विशेषण, और एक बार लिखा होगा विधेय विशेषण, या लिखा होगा दोनों, या लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके विकल्प दे देगा। तो आप इस प्रक्रिया को अपना लेना कि विशेषण आगे होगा उद्देश्य, विशेषण पीछे होगा तो विधेय। लेकिन जब ऐसा करके आ जाएगा तो हमें विधेय विशेषण में स्वभाव नया पुराना ही मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी तो योग्यता ही खत्म हो जाएगी ना। अगर ध्यान दें तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है, अगर हम इन सबको विधेय में लेके चले आएंगे तब ये पहले विकल्प का महत्व तो खत्म हो जाएगा ना। क्लियर है बात ना? अब आप समझ चुके हैं। मैं मान के चलता हूँ कि जब वहाँ जवाब देना होगा, इस विकल्प में जवाब देना होगा, ये स्टार बना के आप नोट कर सकते हैं कि प्रश्न का प्रारूप ऐसा होगा, तो विधेय विशेषण में स्वभाव आएगा, नया आएगा, पुराना आएगा केवल। और जब ऐसा नहीं होगा, ऐसा विकल्प होगा, तो हम लोग बस आगे पीछे करके ये मामला सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात क्लियर है? अब हम लोग आगे समझते हैं। अभी हम लोग केवल काम क्या कर रहे हैं कि विशेषण की उन अवस्थाओं के बारे में जान रहे हैं, विशेषण की उस पारिभाषिक चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं कि विशेषण कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट होगा। आगे होगा उद्देश्य, पीछे होगा विधेय, कुछ ऐसे होगा, तो इस तरीके की भागों में बांट दिया जाएगा। क्लियर है बात ना? अब समझिएगा, हेडिंग आपकी हो जाएगी विशेषण की अवस्था। वहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन मैं हर बिंदु को टच करना चाहता हूँ, इसलिए हर बिंदु को आपके सामने रख रहा हूँ। विशेषण की अवस्था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी छूटे ना और ये हिंदी आपसे रूठे ना, कुछ भी छूटे ना और ये हिंदी आपसे रूठे ना, मैं ये मान के चलूँ, इसलिए मैं हर वो टॉपिक आपके सामने रखने के लिए प्रयासरत हूँ और पूरा आपके दिमाग में चला जाए, इसके लिए मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। अब समझें, विशेषण की तीन अवस्था है और वो तीन अवस्था कौन कौन सी हैं? एक है मूलावस्था यानी मूल अवस्था, एक है उत्तरावस्था और एक है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आ ही जाते हैं। इंग्लिश पढ़ रहे होते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ आपको ये पता चलता कहाँ हमें दा का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो कॉन्सेप्ट यहीं से था। बहरहाल, लेकिन अभी हम लोग हिंदी में हैं तो ये मान के चलें, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ये विशेषण के तीन अवस्थाएं हैं। जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं, वो बचपन, वो जवानी, वो बुढ़ापा, वैसे इनकी भी अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था का मतलब किसी चीज़ को आप अच्छा कह दीजिए, किसी चीज़ को आप बुरा कह दीजिए, किसी चीज़ को आप मतलब इस तरीके से कहिए ईमानदार कह दीजिए, तो ये सब उसकी मूल अवस्था है। लेकिन अगर हम कह दें से अच्छा, से बुरा, से खराब, से ईमानदार, इस तरीके से अधिक, से ज़्यादा, ध्यान देना, हम कह दें से ज़्यादा, से अधिक, एक कॉमन चीज़ पकड़ लो आप, इसमें लग रहा है क्या? से। जैसे अगर ये लिखा जाए राम अच्छा है,
राम अच्छा है। अब देखना, राम सोहन से अच्छा है। राम सोहन से अच्छा है, समझ रहे हैं ना? राम सोहन से अच्छा है, तुलना की जा रही है, तुलनात्मक है, और यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही, ऐसे भी पकड़ा जा सकता है इन्हें। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बस इतना आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है। मूलावस्था मतलब विशेषण जिस रूप में लिखे होते हैं उनकी मूलावस्था होती है। लेकिन अगर उनकी तुलना किसी से हो रही है और इस तरीके से लिखा जा रहा, से अधिक, से ज़्यादा, से प्यारा, से कम, से ज़्यादा, इस तरीके से आ रहा, तो फिर आपको करना ही क्या है? बता दीजिए ना कि आप उत्तरावस्था में बने हुए हैं, उत्तरावस्था में आप बात कर रहे हैं, उत्तरावस्था हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर उत्तमावस्था की बात होगी तो यहाँ देखिएगा ये सबसे अधिक हैं। जैसे यही उदाहरण मैं बना दूं और आगे, राम सोहन से अच्छा है। अब देखिएगा, राम सबसे अच्छा है। राम सबसे अच्छा है। बात आ जाए सर्वाधिक की, तब भी उत्तमावस्था। जैसे वह सर्वाधिक अच्छा है, वह सर्वाधिक बड़ा है, तो फिर अब जब सर्वाधिक है तो सबसे अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वाधिक है तो सब उत्तमावस्था में रहेगा। अगर लिखा जाए वह सभी में अच्छा है, सभी में, तो सभी का मतलब फिर सब की बात हो रही है। और अगर लिखा जाए इन सभी में, तब भी बात वही है। इसलिए मैं इन महत्वपूर्ण चीज़ों को इसलिए लिख दे रहा हूँ कि जिससे आपका एग्जामिनर हूबहू ऐसे ही उठा के रख देता है। इसलिए मैं उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ भी आपसे जुड़ा ही रहता हूँ। उत्तमावस्था में अगर इन बातों को आप अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं कि सबसे अधिक, सर्वाधिक, सभी भी, इन सभी में, अगर ये मिला तो वो उत्तमावस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बड़े आराम से जान भी सकते हैं, और उदाहरण भी हमने आपके सामने लिख रखा है। कुछ और बात कर लें, जैसे लिखा होता है सुंदर, और सुंदर का उत्तरावस्था कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, सुंदरतर। सबका नहीं होता, सबका नहीं बना पाओगे, अच्छा का अक्षरतर नहीं कर पाओगे, है ना। जिनका बन सकता है उनकी ही बात ऐसी होगी। सुंदर लिखा, सुंदरतर लिखा, अब देखो क्या लिखा, सुंदरतम लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए, अगर लिख दूं मैं निकट, तो आप कर सकते हैं निकटतर, निकटतर, और आप फिर लिख सकते हैं निकटतम। तो सुंदरतर, सुंदरतम, निकट, निकटतर और निकटतम। और ऐसे ही उच्च, उच्चतर, उच्चतम, चाहो तो आप कर सकते हो, कोई वो डाउट नहीं है। आप उसमें उच्चतर यहाँ आ जाएगा, उच्चतर, और यहाँ क्या आ जाएगा, उच्चतम। क्लियर है ना ये चीज़? ये उत्तमावस्था की बात हो रही है, ये उत्तरावस्था की बात हो रही है। यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, उच्च। ठीक इसी तरीके से बना सकते हैं दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। इसी तरीके से कर सकते हो लघु, लघुतर और लघुतम। क्लियर है बात ना? तो मैं मान के चलूं अवस्था वाली बात आपके सामने आ चुकी है। ये आपका एग्जामिनर वाक्य में देगा और आपसे पूछ लेगा, रोहन सोहन से अच्छा है, मीरा गीता से तेज है, और आप सबसे आगे हैं। बताना इसमें कौन सी अवस्था उत्तमावस्था है। तो जो आप सबसे तेज हैं, आप सबसे आगे हैं, ये तो उत्तमावस्था होगी फिर। क्लियर है बात ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मान के चलें कि हम लोग विशेषण के उन तमाम पहलुओं को जान चुके हैं, और अब महत्वपूर्ण टॉपिक इसके आगे बढ़ेगी, और वह है विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, ये चीज़ आप ध्यान दें। विशेषण का प्रकार जब भी आपसे पूछा जाए, विशेषण कितने प्रकार का है, तो आप निसंकोच 4 ही बताइएगा। किसी भी भ्रामक किताबों पर ना जाइए जहां आप भ्रमित हो रहे हैं। ये निसंकोच आप रहें, एनसीईआरटी पैटर्न है, यहाँ कोई जवाब गलत नहीं बताया जाएगा आपको। 4 होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी किताब में अब ये लिख करके दे दिया, अगर कुल प्रकार पूछ लिया जाए तो आप उस समय जवाब दे दीजिएगा 5। पहली बात तो ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि विशेषण का प्रकार कितना है और कुल प्रकार में शामिल कौन हुआ। तो ध्यान देना, जब भी कभी पूछा जाएगा, ये 5 प्रकार मैं उल्लिखित कर दे रहा हूँ। पहला है गुणवाचक, और क्रम से जो 4 होगा वो विशेषण का ये मुख्य प्रकार, मूल प्रकार या प्रकार है। समझ पा रहे हैं ना? विशेषण का प्रकार पूछेगा तो जवाब कितना होगा, 4। विशेषण का मुख्य प्रकार पूछेगा तो जवाब कितना होगा, 4।
आ रही बात समझ में? विशेषण का मूल प्रकार पूछेगा तब भी जवाब 4 होगा, लेकिन विशेषण का कुल प्रकार जब पूछेगा तब आपको केवल एक जगह ये बात 5 बोलनी है। क्लियर है बात ना? अब समझें, पहला जो मैं क्रम से लिख रहा हूं विशेषण के ये प्रकार की बात कर रहा हूं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आप बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो ये व्याकरण ले जाइए, पूरे दावे के साथ बैठिएगा एग्जाम में और आकर के फिर उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट दाग दीजिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आपको निराश नहीं होने देंगे हम, और ना ही आप निराश होकर लौटेंगे। ये कॉन्फिडेंस ले जाइए, ये विश्वास ले जाइए अपने इस यूट्यूब चैनल से, अपने आप को उतना मैच्योर बना लीजिए, क्योंकि सब कुछ दूंगा, कुछ बचेगा नहीं ऐसा जो पहलू आप तक जाए ना। संख्यावाचक, इसके बाद परिमाणवाचक, और एक है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और ये जो कुल प्रकार यानी 5वां शामिल हो गया, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। और मैं इस पर चर्चा करूंगा और उस हद तक आपको ले जाऊंगा, आप आगामी समस्त वीडियो देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको व्यक्तिवाचक विशेषण के साथ साथ जातिवाचक विशेषण भी बना के दिखाऊंगा, मैं आपको भाववाचक विशेषण भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो विशेषण के किस सीरीज में आएगा अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सीरीज नंबर 2 से जुड़े हैं आप। इसलिए मैंने कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए तो पूरा पकड़िए, अल्प ज्ञान लेकर के बैठिए ही ना एग्जाम में, पूरा सेट कर लो अपने मस्तिष्क में, बैठिए कॉन्फिडेंस के साथ। आप देखना आपका पैर कप नहीं रहा होगा, वो गानों की तरह थिरक रहा होगा, कुछ ऐसा कर रहे होंगे आप, हकीकत बता रहे हैं। जैसे ये संगीत की धुन पे आप नाचते हैं, वैसा एग्जाम में बैठ करके आप कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मनोबल ऊंचाइयों पर होगा। और हिंदी हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, आप सबके लिए, आप पता है। स्कोर बनाइए इसे और करिए कुछ अलग, और अलग करिए हमारे साथ। और पहला देखिए गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक, और 5वां हमने बता दिया व्यक्तिवाचक। आगामी और विशेषण बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन ना ही वो कुल प्रकार में शामिल है, ना ही वो विशेषण के प्रकार में शामिल है, लेकिन चर्चा हम सबको बारी बारी से लेंगे। ध्यान दीजिए, पहला विशेषण है गुणवाचक। यहां पर मैं आपको 2-4 शब्द आपके मस्तिष्क में कई बार इस तरीके से रेपिटेशन के साथ डालना चाहता हूं, आप भी हमारे साथ मौखिक उच्चारण करिएगा। रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण, धर्म, दशा। पुनः बोलिए, रंग, रूप, आकार, अवस्था, गुण, धर्म, दशा आदि बताने वाला गुणवाचक होगा। समझना जरा, हमने कहा अगर रंग की बात आए तो भी गुणवाचक, रूप की बात आए तो भी गुणवाचक, आकार की बात आए तो भी गुणवाचक, अवस्था की बात आए तो भी गुणवाचक, धर्म की बात आए तो भी गुणवाचक। रंग, रूप, आकार, अवस्था, धर्म, अगर इनकी बात आ रही है तो हम गुणवाचक में बने रहेंगे। ठीक है, धर्म हुआ, आकार हुआ, अवस्था हुआ, अवस्था के आगे आप दशा भी लगा सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ आएंगी? गुणवाचक में आएंगी। क्लियर है? अभी मैं आपको घबराने का अवसर नहीं दूंगा और ना ही आपको विवश करूंगा, आप समझना। मैं इसलिए इसको अभी पहले ले रहा हूं, मेरा मानना यह था कि हम लोग इसे लास्ट में पढ़ें, लेकिन फिर भी एक बार आपके जहन में ये डाल दे रहा हूं, बाद में मैं फिर गुणवाचक के तमाम प्रश्नों से आपको मुखातिब कराऊंगा, अच्छी अच्छी चीज़ों से। अभी बेसिक पकड़ा रहा हूं, ये मत सोच के जाइएगा कि चलो हो गया विशेषण पार्ट 2 खत्म, ये तो तमाम वीडियोज हमने ऐसे पाए हुए हैं। नहीं, विश्वास करिए, आगामी आने वाली सीरीजें आपको मजबूर कर देंगी कि वो चीज़ मैं आपको दूंगा, अद्भुत चीज़ें। तो धैर्य के साथ, प्रेम के साथ आप जुड़े रहें हमारे साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो रंग की बात करूं, वो लाल की बात कर लूं, वो हरे की बात कर लूं, वो पीले की बात कर लूं, अब नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझदार हैं। लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, ये सब रंग हैं। और ध्यान देना, स्टार वाली बात अपने मस्तिष्क में जगा दीजिए, रंग कभी भी क्या नहीं होते? संज्ञा नहीं होते।
कभी भी वैकल्पिक व्यवस्था रंग की हो जाए कि निम्न में से संज्ञा छांटिए तो भूल जाइएगा, ये रंग संज्ञा नहीं है। रंग क्या होंगे? हमेशा विशेषण होंगे, ये याद रख लीजिए। तो रंगों की बात होगी तो विशेषण होगा, और विशेषण कौन सा होगा? वो गुणवाचक होगा। आपका रूप कैसा हो सकता है? मेरे हिसाब से सुंदर, और आप जब अपना चेहरा देखते होंगे तो आपको लगता होगा कुरूप, है ना, क्योंकि हर वो व्यक्ति अपने आप को अच्छा कभी समझ ही नहीं पाया है। वो आप जब देखेंगे तो आपको भी वो कुछ बुरा ही लगेगा, बुरा ही फील होगा। और मेरे हिसाब से सुंदर, कुरूप, भद्दा, ये जो भी बहुत खूबसूरत, ये सब रूप की ही तो बात है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत प्यारे हैं, है ना, आपकी आवाज़ मोहक है, आप बड़े उदारवान हैं। ये जो भी आप कर रहे हैं, ये सच में ये सब गुणवाचक की बात है। आकार की बात कर लें, जैसे लंबा मोटा पतला, लंबा मोटा पतला भारी, ये जो भी हैं ये सब कहाँ आएंगे? आकार में आएंगे। समझना जरा, जैसे ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। अभी तो मैं बस इसका वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इसे, इन चीज़ों को अभी हटा ही दें, क्योंकि इनसे कोई अभी हमारा लेना देना ही नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ जिससे आप भी अपनी कॉपी मेरे साथ नोट कर लें। यहाँ हमने लिखा था लाल, लाल लिख दिया था, पीला लिख दिया था, आगे डाट डाट क्योंकि आप समझ चुके थे। यहाँ रूप लिखा सुंदर, और यहाँ रूप लिख दिया कुरूप, आगे डाट डाट आप समझ जाएंगे। यहाँ लंबा लिख दिया, आप समझ जाएंगे। अवस्था, यहाँ बचपन लिख दिया, और यहाँ बुढ़ापा लिख दिया। मेरे हिसाब से अब आप समझ जाएंगे। धर्म का मतलब कुछ भी आप समझ लें, मुस्लिम, हिंदू, ये जो धर्म है। अवस्था, दशा भी लिखा है, दशा का मतलब यहाँ ही लिख दूँ मैं। दशा का मतलब जैसे आपकी दशा कैसी है, बीमार हैं आप, ये हो गया, या फिर आप निर्धन हैं, या आप धनी हैं, ये चीज़ें, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। सबके सब, रंग रूप आकार अवस्था धर्म दशा, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आप सोच रहे होंगे क्या सर ऐसे ही आएंगे? बिल्कुल ऐसे भी आ सकते हैं। लाल कैसा विशेषण है? गुणवाचक। ऐसे भी आ सकता है कि बुढ़ापा कैसा विशेषण है? गुणवाचक। ईमानदार कैसा विशेषण है? गुणवाचक। बेईमान कैसा विशेषण है? गुणवाचक। ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रश्न कुछ इस तरीके से आते हैं। जैसे लिखा जाएगा महिमा सुंदर है, महिमा सुंदर है, रोहन बूढ़ा हो गया, रोहन बूढ़ा हो गया। लिखा जाएगा छड़ी लंबी है, छड़ी लंबी है। ऐसा करके एग्जाम्पल आएगा। जैसे लिखा जाए वह हिंदू है, वह हिंदू है, सीमा निर्धन है, सीमा निर्धन है। ऐसे करके ये वाक्य में आ जाएंगे फिर, और वाक्य में आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना है देख देख करके ना, कैसा है, ओहो, लीजिए ट्रिक भी लीजिए। अगर आपको कहीं भी कैसा कैसी का उत्तर मिल जाए तो वो गुणवाचक होगा। कैसा आबलिक कैसी, कैसा कैसी का उत्तर मिले तो उसे कहाँ लाइएगा? गुणवाचक में। जैसे महिमा सुंदर है, कैसी है? सुंदर। जब हमारा विशेषण वाक्य में दिया गया विशेषण या कोई भी विशेषण कैसा कैसी या कैसे, कैसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, कैसे के उत्तर में शामिल हो जाएं या इनके प्रति उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएं तो हम उन्हें गुणवाचक बता देंगे। ये मान के चलें ये आपको ट्रिक बहुत दूर तक पहुंचाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 100% नहीं कह सकता कि 100% ये उत्तर सही बताएगा, लेकिन हम आपको 100% देंगे, क्योंकि हम वो भी आपको बता देंगे कि तालाब में मेढक और तालाब का मेढक, बात समझ रहे हैं ना? तो ये आने वाली चीजों में आप जान पाएंगे। तालाब में मेढक कौन सा विशेषण, तालाब का मेढक कौन सा विशेषण। ठीक है, क्लियर रहिए। तालाब में मछली,
तालाब की मछली, नदी में मछली, नदी की मछली। ठीक है, घर में चूहा, घर का चूहा, घर का आटा और घर में आटा, सबका अलग अलग उत्तर आएगा और सबका अलग अलग विशेषण होगा। बहरहाल अभी आप केवल इसका बेस पकड़ते रहिए, हम वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इन तमाम प्रश्नों का आप उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी करने लगूंगा तो फिर आपके लिए वो समस्या हो जाएगी। अभी समझना बस इतना कि मैं रंग रूप आकार अवस्था की जो बात कर रहा हूं, वाक्य में इस तरीके से पिरो दिया जाएगा और ऐसा करने के बाद एक नॉर्मल वे पर आप अपनी तैयारी को इस तरीके से मेंटेन बना चुके हैं कि आप कैसे करके इनका उत्तर दे पाएंगे। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए और ना ही है मेरे विद्यार्थियों को, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि कैसा कैसी कैसे लगा लेंगे। कैसा हो गया है बूढ़ा, कैसी है लंबी, कैसा है हिंदू, कैसा है निर्धन, हर उत्तर आपको मिलेगा। कैसा है मीठा, कैसा है तीखा, तो वो सारी चीज़ें जिनकी स्वाद की बात हो जाए, स्वाद की बात आ जाए, जैसे मीठा, जैसे तीखा, ये सब कहाँ आएंगे? गुणवाचक में ही आएंगे। मीठा तीखा सब गुणवाचक के उदाहरण हैं। हरा पीला, और उन्होंने कह दिया लाल साड़ी, इस तरीके से, साड़ी तो लाल ही ज़्यादा अच्छी होती है ना, लाल साड़ी। सुहागन, सुहागन की साड़ी, लाल साड़ी, ये पहली साड़ी जीवन की। वैसे तो लोग तमाम साड़ियाँ पहनते, वो बात की बात है, लेकिन लाल साड़ी, लाल साड़ी जो है, अब इसमें ध्यान देना, इसमें रंग कौन से आ गया? लाल, और जब लाल आ गया तो आप इसे कहेंगे गुणवाचक। हरी साड़ी, पीली साड़ी, कुछ भी साड़ी, किसी भी रंग की साड़ी, तो यहीं आएगा। पतला आदमी, कैसा आदमी? पतला। मोटा आदमी, कैसा आदमी? मोटा। गोरा आदमी, कैसा आदमी? गोरा। काला आदमी, कैसा आदमी? काला। कोई दिक्कत? तो मैं मान के चलूं कि गुणवाचक विशेषण आप भली भांति अभी तक समझ पाए हैं, कोई डाउट यहाँ नहीं है। और जो वो अद्भुत प्रश्न हैं जो अलौकिक टाइप के हैं, जिनमें हमें स्टार लगाने हैं, वो स्टार लगवाएंगे आगे चल करके। अभी आप केवल इसका बेस पकड़ लें, और मैं ये मान के चलूं कि जब आपको बेस की जानकारी हो जाएगी तो आराम से आप तमाम प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है आपको। मैं इसे अब मिटाई दूं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें? तो अब गुणवाचक के बाद हम लोग बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण पर। और संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बात होने वाली है संख्या की। संख्यावाचक विशेषण, इसका मतलब बात किसकी होगी? संख्या की। तो संख्यावाचक विशेषण, अब यहां बहुत ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के बाद परिमाणवाचक विशेषण में हम आपको तुलना करके पढ़ाने वाले हैं। वो तुलनात्मक चीज जब आपके पास जाएगी फिर आपको एकदम आसानी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। अभी बस इतना समझें कि जब हम किसी की विशेषता संख्या से बताते हैं, यहाँ दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो आपको अपने व्यवहारिक जीवन में उतर आना है। उतरना यह है कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। एक तो निश्चित होगा, निश्चित संख्यावाचक, और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में इसलिए कह रहा हूं उतरने के लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से सुनिएगा इसे। जैसे मैं ये कह दूं कि आप मार्केट जाते हैं, आपको मार्केट से कुछ सामान लेना है, तो कुछ सामानों को आप तौल करके लेते होंगे और कुछ सामानों को आप गिन करके लेते होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में लेन देन करने के लिए, खाने के लिए या अन्य तमाम प्रकार के संसाधनों में जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं, किसी किसी चीज को आप गिन कर लेते हैं और किसी किसी चीज को आप पैमाने के साथ लेते हैं। क्लियर है ना? आप पानी जब भी पीते हैं पैमाने में पीते हैं, आप दूध जब भी लेते हैं पैमाने में लेते हैं, आप सब्जी जब भी लेते हैं पैमाने में लेते हैं, और आप चावल किसी को देते हैं तो पैमाने में, और चावल किसी से लेते हैं तो भी पैमाने में। है ना बात? तो जिनको आप पैमाने में लेते हैं वो तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा ही नहीं, ये बात जान लीजिए। और जिसको आप
गिन करके लेते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम गिन करके लेते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको हम पैमाने में लेते हैं। पहली बात तो ये जान लेना, जो पैमाना वाला है उसे पहले तो काट दो, आप पैमाना हटा ही दो। जैसे अगर हम आपसे कहें चावल किसमें लोगे और दोगे पैमाने में, तो चावल चाहे 1 कुंटल चावल लिखा हो या कुछ चावल लिखा हो, दोनों चला जाएगा, परिमाणवाचक में यहाँ नहीं आएगा। पहली बात समझ लो। यहाँ केवल इतना समझना है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं भीड़, पहले यहाँ समझते चलिएगा, भीड़ लिखा है और मैं कहूँ कि भीड़ संख्यावाचक में आएगा कि परिमाणवाचक में, तो पहली बात समझ लेना, भीड़ की मात्रा जब भी आप किसी से बताओगे, कैसे बताओगे? तौल करके, क्या कि 10 टन भीड़ आई है, 25 कुंटल आदमी हमारे द्वार पे बैठे हुए हैं, ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा अपने व्यवहारिक जीवन में उतर आइए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसी है कि आपको अपने व्यवहारिक जीवन में धरातल पर जाना ही जाना है। तो अब क्या हुआ, अगर हमने भीड़ की बात कर ली है, भीड़ की बात की, तो पक्की बात आप जान पाए हैं कि यह गिना जाएगा। जब भी इसका जवाब दिया जाएगा तो गिन करके दिया जाएगा। अगर आप मार्केट से आम खरीदने चले गए हैं तो वो बात की बात है, आप आदमी हैं, ज़बरदस्ती पे उतर ही आए हैं, तो आप कहेंगे सर हम तो 2 ही आम खरीदेंगे, 4 ही आम खरीदेंगे, वो बात की बात है। आप व्यवहारिक जीवन की बात मैं कर रहा हूं कि ज़्यादातर आदमी क्या करते होंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस रेंज में तो ही आम लेते होंगे ना। उसमें पैमाना लग जाता है, इसका मतलब आम तो संख्यावाचक में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो पैमाने में हमें मिलेगा, हम उसके साथ पैमाना सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बात आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं पर लोग लिखा है तो बिल्कुल आप जान चुके हैं, क्योंकि लोग को पैमाने में नहीं रखा जाएगा, अतः वो वहाँ नहीं जाकर के संख्यावाचक में बने रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो अब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला भी है, अंतर निकालते चलिएगा बस। निश्चित संख्यावाचक में देखिएगा, जिसके 5 प्रकार हैं और वो 5 प्रकार मैं लिख रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान है। पहला है क्रमवाचक, दूसरा है समुदाय, समुदाय बोधक, एक है गणना बोधक। 1 मिनट, थोड़ा सा ये मैंने इसको, चलो कोई बात नहीं, क्रमवाचक, समुदाय बोधक, गणना बोधक, और एक है आवृत्ति बोधक, और एक है प्रत्येक बोधक। बात ये थी कि मैं गणना बोधक को ऊपर लिखना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, आप उसको, इसके क्रम को आप चेंज करके समझें, क्योंकि मैं पहले यही बताने वाला हूँ। पहला ये बताऊंगा, दूसरा ये बताऊंगा, तीसरा ये, ऐसा कोई बात नहीं कि ये पहला इन्होंने स्थान ले रखा है, नहीं। वो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आप समझ पाएँ आसानी से। बात यह है कि क्रमवाचक का मतलब है जब क्रम की बात हो, और गणना का मतलब जब आप गिनती कर रहे हैं। जरा बताना, अगर आप किसी चीज़ की गणना करते हैं, कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके आप इसकी गणना करते हैं। कोई चीज़ करोड़ में है तो भी आप उसकी गणना ही कर रहे हैं। आपने कहा कि कानपुर के स्टेडियम में 25,000 दर्शक बैठे हुए थे या आए हुए थे, तो क्या उनको तौल लिया गया था क्या? नहीं ना, गणना ही तो की गई होगी। 25,000 दर्शक की जब काउंट हुई होगी तो क्रम से 1 2 3 4 ऐसे ही तो किया गया होगा, वही गणना है। ध्यान देना, उदाहरण मैं लिख रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक में तुलना करके आपको बता दूंगा, फिर आपका डाउट ही हट जाएगा। लेकिन अभी यही समझिए, 4 मजदूर, आप बताना क्या किया है हमने? काउंट किया है कि नहीं किया है? काउंट किया है, 4 मजदूर लिखा है। अब आप यहीं लिखिएगा 5 सिपाही, बताना काउंट किया कि नहीं किया? किया। मैं इतना छोटा सा ही काउंट नहीं रखूंगा, मामला बढ़ा दे रहा हूं। देखो 1 करोड़ आदमी, काउंट किया है कि नहीं किया, इतना बता दीजिए हमें। किया है ना? अतः ये गणना बोधक हुए कि नहीं हुए? हुए। और जब ये गणना बोधक हैं तो हम इन्हें संख्यावाचक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। ये सारी जानकारी परफेक्ट दी जा रही है, अतः हम इन्हें निश्चित संख्यावाचक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। निश्चित संख्यावाचक का मतलब कुछ करना नहीं, मामला निश्चित है। तो 1 करोड़ निश्चित है, 5 सिपाही निश्चित है, 4 मजदूर
निश्चित है। हो गया ना। अटपटा तो अब दे रहा हूं, जो बेसिक है, मजेदार है। अगर लिखा जाए लाखों आदमी, तब क्या बोलोगे? लाखों आदमी। अब क्या कहेंगे आप? क्या यह निश्चित है या अनिश्चित? तो ज्यादातर जवाब आ गए होंगे लाखों आदमी। इसका मतलब निश्चित नहीं है। सच बताएं, यह भी निश्चित है। लाखों आदमी इसलिए निश्चित है क्योंकि उसने करोड़ों नहीं कहा है, उसने हजारों नहीं कहा है, उसे पता है लाखों यानी लाख में ही है। इस बात को बहुत ध्यान देना, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा और इसे स्टार बना के समझना। लाखों आदमी भी निश्चित है इसलिए क्योंकि उस आदमी को ये बात पता है, उस बताने वालों को ये जानकारी है कि लाख से ज़्यादा नहीं है। हम आपसे कह दें हजारों की भीड़ है, इसका मतलब हजार में ही हैं, चाहे वो 99,000 है। मैं निश्चित हूं। मैंने कह दिया लाखों की भीड़ है, अब चाहे वो 99 लाख हों, लेकिन लाख में ही हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर हमने कह दिया करोड़ों लोग आए हैं, तो मैं 100% निश्चित हूं कि करोड़ ही हैं, वो लाख में नहीं है, वो अरब में नहीं है। क्लियर है बात ना। इसलिए यह भी निश्चित ही माना जाएगा। और अब मुझे लगता है आप इस बात को जान चुके, क्योंकि मैंने इस पर बहुत फोकस कर दिया। जान गए आप। समुदाय में देखिए, समुदाय इसी से बन जाएगा। ओहो, क्या लिख दिया हमने? ये क्रमवाचक में लिखा। अच्छा, ये चीज़ मैं मिटा ही देता हूँ, आपको गणनाबोधक बता रहा हूँ और मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान देना, इसे मैं गणनाबोधक कर दे रहा हूँ। अब गणनाबोधक का मतलब, क्योंकि आपको मैं बता वही रहा हूँ कि जिनको गिना जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ मैं क्रम लिख दे रहा हूँ। अब कोई बात नहीं होगी फिर इस तरीके की कि आपको समझ में ना आए। 4 मजदूर, 5 सिपाही, 1 करोड़ आदमी, लाखों आदमी, सब गिने जाएंगे, सब काउंटेबल हैं और सब निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। इस बात को ध्यान दें। आगे समझे। समुदाय में केवल बस इतना करना है, इसी में ओ की मात्रा लगाते चले जाओ। 4 मजदूर, 5 सिपाही, देखो किस तरीके से बन रहा है ना ये। फिर 4 मजदूर, 5 सिपाही, करोड़ों आदमी, ऐसे। तो जब हम इसका समुदाय बना लेंगे, समूह बना लेंगे, तो वाकई में उसे निश्चित में रखेंगे। और ये लाखों आदमी भी निश्चित हैं, लेकिन ये किस में है? समूह में है। ये बात ध्यान देना, बस इतना अंतर है। लाखों आदमी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन किस में आएगा? समूह में। अगर यहीं लिख दूं मैं लाख आदमी, लाखों नहीं लिखा आपकी बात, लाख आदमी, तो लाख आदमी कहाँ आएगा? गणनाबोधक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रहेगा। कोई डाउट नहीं। तो 4 मजदूर, 5 सिपाही, ऐसा करने के बाद ये भावना आपके दिमाग में चली गई है कि करोड़ों आदमी, लाखों आदमी सब समुदाय में आएंगे, सबकी गणना हो रही, सबकी गिनती हो रही, इसलिए संख्यावाचक हैं। इसीलिए इन्हें निश्चित भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये निश्चित है। दिक्कत समाप्त। क्रमबोधक में देखिएगा, क्रम जब किसी का आप बताते हैं तो आप कैसे बताते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 1000वां, 100वां, लाखवां, और बताऊं करोड़वां? अब नहीं करूंगा, अब आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, हमने कहा 5वां आदमी, क्या बता रहे हैं? क्रम, है ना। दूसरा व्यक्ति, क्या बता रहे हैं? क्रम। हमने कह दिया 1000वां लड़का, क्या बता रहे हैं? क्रम ही तो बता रहे हैं हम। फिर कोई दिक्कत हो तो बताइए आप यहाँ पे। 5वां आदमी, दूसरा व्यक्ति, 1000वां लड़का, ये सारी की सारी बातें किसकी हो रही है? क्रम की बात हो रही। क्रम से ही हम ये बात आपके सामने रख ही रहे हैं। आवृत्ति बोधक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक शब्द आपके दिमाग में, जहन में बना ही देना चाहूँगा, ये आ जाएगा, आवृत्ति लगा दीजिएगा। लेकिन ध्यान देते रहिएगा, संख्यावाचक में वही आएगा जिसकी गणना होती है। जैसे हमने लिखा 4 गुना आदमी, और हमने कहा कि गुना लगा दिया है, आवृत्ति बोधक है, 4 गुना है, निश्चित है। 5 गुना होगा तब भी निश्चित है, 6 गुना होगा तब भी निश्चित है। क्लियर है ना। तो 4 गुना आदमी, 5 गुना आदमी, 6 गुना आदमी, ये सब निश्चित हैं। लेकिन अगर लिखा जाए 4 गुना अनाज, तो पहला काम है, अनाज काउंटेबल है ही नहीं। अनाज के लेन देन हम किस में करते हैं? पैमाने में करते हैं, वो काउंटेबल नहीं है। अतः हम उसे इसमें रखेंगे नहीं, आवृत्ति बोधक मानेंगे ही नहीं, यहाँ लाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो परिमाणवाचक में चला जाएगा। अंतर भी आएगा, अभी समझिएगा। तो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, कुछ भी ऐसा करके आ जाए तो गुना शब्द देखिएगा, आवृत्ति बोधक बता दीजिएगा।
सबके सब किस में रहेंगे, संख्यावाचक में, और निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण में शामिल रहेंगे। प्रत्येक बोधक में ध्यान दो, यहां रहेगा हर एक नेता। हर एक नेता देखिए ना, प्रत्येक का मतलब हर एक, या फिर लिखा हो एक एक नेता, देखना एक एक नेता, हर एक लड़का लिख सकता हूँ, एक एक लड़का लिख सकता हूँ, एक एक व्यापारी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कसम खाई है नेता ही लिखेंगे। हरी बात समझ में, आपको भी ऐसा नहीं करना, आपको केवल समझना है, कॉन्सेप्ट को देखना है। क्लियर है बात ना? कोई दिक्कत हो तो बताएं। हर एक नेता, एक एक नेता, और लिखा जाए प्रत्येक चोर, तब भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर ऐसा किया गया तो हम लोग प्रत्येक बोधक पर हैं, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक, समुदाय हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की जहां तक बात थी, हमने आपसे कह ही दिया कि गणना बोधक है, समुदाय बोधक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, प्रत्येक बोधक है। बहरहाल ये आपको और भी बेहतर ढंग से क्लियर मैं करके दूंगा अपने आने वाले विशेषण पार्ट 3 के सीरीज में। वहां बताऊंगा, वहां मैं क्योंकि आपको संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में तुलना करके दिखाऊंगा। अभी मैंने केवल आपको ये बेस दिया है और मैं मान के चलता हूँ फिर भी आपको ये बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास का मैं समापन यहीं करना चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, ये सारा काम आप करें, क्योंकि ये सारा दायित्व आपका है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमारे चैनल को, अपने चैनल को कुछ ऊपर उठा सकते हैं, हमारे मनोभाव को बढ़ा सकते हैं, हमें ऊर्जान्वित कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।